तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से हम लोग क्लास 9th के एग्जाम्पलर एमसीक्यू। क्लास 9th के एग्जाम्पलर एमसीक्यू और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो से। बायो के 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि इस चैप्टर में आपको सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ना होता है। तो एग्जाम्पलर में जो भी एमसीक्यू दे रखे हैं इस चैप्टर से, उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हम लोगों ने 10th कवर कर लिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के एग्जाम्पलर एमसीक्यू। और ये हमारा बायो का चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक में ये अध्याय 5 है, लेकिन बायो का ये पहला चैप्टर है। 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोशिका, उसके बाद उत्तक है, और उसके बाद जीवों में विविधता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम लोग कोशिका कवर करते हैं, उसके बाद उत्तक, और उसके बाद डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? क्रिस्टल रूप में यानी कि ठोस के कण के रूप में बनाया जा सकता है। ठोस के कण के रूप में बनाया जा सकता है। तो हम ठोस के कण के रूप में यानी कि क्रिस्टल रूप में बना सकते हैं निर्जीव पदार्थ को। निर्जीव पदार्थ को तो विषाणु, आप जानते हो, ये सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। सेल के बाहर निर्जीव होता है और सेल के अंदर सजीव होता है। तो वायरस को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। वायरस को क्या है कि एक सॉलिड पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट करके और लंबे टाइम तक इसे रखा जा सकता है। पहले इसको क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा और रख दिया जाएगा, और इसे क्रिस्टलाइज फॉर्म में ही साल, 2 साल, 10 साल तक रखा जा सकता है। और जब इसे एक लिविंग सेल के अंदर डाला जाएगा तो वापस से ये इन्फेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जीवाणु, अमीबा, शुक्राणु, ये सारे क्या है, लिविंग सेल्स है। अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करने जाएँ तो ये सारे के सारे मर जाएंगे। ये सारे के सारे मर जाएंगे। तो इसे हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं। वायरस को कर सकते हैं। वायरस को हमने क्रिस्टलाइज कर दिया, वायरस को हमने क्रिस्टलाइज कर दिया और इसको हमने स्टोर करके रख लिया। स्टोर करके रख लिया और 10 साल बाद भी ना, 10 साल बाद भी जब हम इसे डीक्रिस्टलाइज करेंगे यानी क्रिस्टल रूप से बाहर निकालेंगे तो ये वापस से इन्फेक्टिव हो जाएंगे। वापस से एक लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद, होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ये बीमारी को फैला सकता है, जन्म दे सकता है। लेकिन जीवाणु, अमीबा, शुक्राणु के केस में ऐसा नहीं होगा। इन सबको हम क्रिस्टलाइज करेंगे, सारे मर जाएंगे। तो क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है विषाणु। कारण क्या है? क्योंकि ये निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं। निर्जीव और सजीव के बीच के ये संयोजक कड़ी होते हैं। पहला विषाणु कौन था जिसे क्रिस्टलाइज किया गया था? वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। विषाणुओं में सबसे पहला विषाणु जिसे खोजा गया था वो यही है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इवानोव्स्की नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था, और इसी वायरस को सबसे पहली बार क्रिस्टल रूप में बदला था यानी कि क्रिस्टलाइज किया गया था, और वो वैज्ञानिक थे स्टेनले। कोशिका फूल जाएंगी। जो कोशिका होती है वो फूल जाएंगी। कब फूल जाएंगी? तो कोशिका फूल जाएंगी यदि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। मतलब ये कोशिका है और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता अगर अधिक हो जाए, कोशिका के बाहर जल की सांद्रता अगर अधिक हो जाए, इधर जल की सांद्रता अधिक है और कोशिका में जल की सांद्रता कम है, तो ये जो जल है ये कोशिका के अंदर घुस जाएगा। जब कोशिका के अंदर घुस जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ पर, कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। और ये पानी अंदर आएगा कैसे? परासरण विधि द्वारा, ऑस्मोसिस के जरिए। जो पहला विकल्प है इसे आप पढ़िए। इसमें जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी, है ना, सिकुड़ जाएगी यानी कि श्रिंक कर जाएगी। क्योंकि इस केस में ठीक उल्टा हो जाएगा, बाहर में पानी कम होगा, अंदर में ज़्यादा होगा, तो पानी जो है कोशिका से बाहर निकल जाएगा, तो कोशिका जो है सिकुड़ जाएगी। अगर मान लो कोशिका के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर जो जल के अणुओं की सांद्रता है वो समान है, ऐसे में क्या होगा? आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शेप चेंज जो है नहीं होगा। कोशिका की जो आकृति है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। गुणसूत्र बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो बने होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। यहाँ पे केवल प्रोटीन लिखा हुआ है, बट आप हिस्टोन प्रोटीन याद रखो। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करता है। और राइबोसोम को कौन बनाता है? केंद्रिका। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होता है, वो राइबोसोम को बनाता है, और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। पिछले चैप्टर में जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं,
जो हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं उस हार्मोन को लेकर के तो हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम जो है हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। जो लिपिड से बनते होंगे उनके बारे में बोल सकते हैं कि राइबोसोम सहायता नहीं करता है। तो यहाँ भी क्या है कि 50% करेक्ट 50% इनकरेक्ट। लेकिन हम यहाँ इसको क्या है कि गलत मानकर चल रहे हैं कि राइबोसोम इसमें सहायता नहीं करता है। यह मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह गलत हो जाएगा। तो हमसे नहीं पूछा है, तो 3 और 4 हम यहाँ पर टिक मारेंगे। 3 और 4 मतलब आपके 10th में ये मान लिया गया है कि हार्मोन जो है वो प्रोटीन से नहीं बने होते हैं, हार्मोन जो है वो लिपिड से बने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हार्मोन प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, लिपिड के भी बने हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो ध्यान में रखिएगा 3 और 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम मदद नहीं करता है हार्मोन के निर्माण में, इसको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। और स्टार्च अणुओं के निर्माण में भी नहीं करता है। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जालिका से नहीं है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, और एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होते हैं उनमें राइबोसोम चिपके होते हैं और जो स्मूथ होते हैं उनमें राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका फंक्शन है, ये आप याद रखिएगा। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, गलत हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल होता है। देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये लिपिड बनाते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। तो लिपिड का बनना, प्रोटीन का बनना, ये अपने आप में क्या है, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, तो ये इनका स्थल हो सकती है। तो सही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं चिपका होता है, ये लिपिड बनाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें राइबोसोम चिपके होते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए एक मेजर साइट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। परासरण की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। याद रखिएगा, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। हम लोगों ने अभी देखा ना कोशिका वाले में कि कोशिका के अंदर पानी जो है ये घुस चुका था और कोशिका जो है फूल गई थी। तो उसमें क्या था कि कोशिका के बाहर जो जल के अणुओं की सांद्रता थी वो अधिक थी, कोशिका के अंदर कम थी। तो ये जो पानी है, ये जो जल के अणु हैं, ये कोशिका के अंदर जो है ये चले आते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो। तो कोशिका झिल्ली अपने आप में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पानी जो अंदर आएगा, कोशिका के अंदर आएगा या फिर कोशिका के बाहर जाएगा, वो परासरण विधि से होता है। गैसों का आना जाना विसरण विधि से होता है, जबकि पानी का आना जाना परासरण विधि से होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पारगम्य झिल्ली वाला हमारा आंसर नहीं होगा। पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हो गया, जो पारगम्य झिल्ली होती है वो सबका स्वागत करेगी कि आ जाओ, जिसको भी आना है आ जाओ, जिसको भी आना है आ जाओ, सबके लिए फ्री है, फ्री एंट्री। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि फ्री एंट्री नहीं है भाई, सब अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो, यहाँ पे कोई भंडारा चल रहा है क्या? जिसके पास होगा केवल वही अंदर की ओर जाएगा, है ना। चुन चुन करके जिसके पास होगा जाने का केवल वही अंदर जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके। लेकिन पारगम्य झिल्ली में क्या है, जिसको चाहो भेज दो अंदर, ये रोकती टोकती नहीं है। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली जो है चुन चुन करके अंदर जाने देती है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंजन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। जीव द्रव्य कुंजन का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का सिकुड़ जाना, कोशिका द्रव्य का सिकुड़ जाना, कोशिका द्रव्य का सिकुड़ जाना। इसी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। और ये पादप कोशिका के अंदर होता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। प्लाज्मोलिसिस जो है पादप कोशिका के अंदर होता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। देखो अल्प पड़ासारी लिखा हुआ है ना, इसको काट दो, अल्प पड़ासारी नहीं होगा, अति पड़ासारी होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अति पड़ासारी। अति पड़ासारी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब हम पादप कोशिका को डालते हैं तो कोशिका द्रव्य जो है सिकुड़ जाती है।
इसी को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। जो कोशिका द्रव्य है वो सिकुड़ जाती है, मतलब पादप कोशिका में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली होती है, सॉरी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये मजबूत होती है, ये नहीं सिकुड़ती है। लेकिन जो ये होती है ना, ये प्लाज्मा झिल्ली और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं। ये पूरे के पूरे पहले कुछ, मान लो ये पादप कोशिका है तो पहले ये प्लाज्मा झिल्ली थी ऐसे, और ये पूरा साइटोप्लाज्म। जब हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला तो देखो कुछ ऐसा हो गया, ये कोशिका झिल्ली जो है, ये जो कोशिका झिल्ली है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऐसे सिकुड़ गई और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी, कोशिका द्रव्य भी सिकुड़ गया। तो ये प्लाज्मोलिसिस है, ये प्लांट सेल के अंदर होता है। अगर जंतु कोशिका हुआ तो पूरा कोशिका ही सिकुड़ जाती है। जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो पूरी कोशिका ही सिकुड़ जाती है, जो आपने ऊपर एक सवाल देखा था। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये हमने सेल डाला हुआ है तो इसके बाहर एक सोल्यूशन है, इसके बाहर एक सोल्यूशन है, और हमने हाइपरटोनिक का है। हाइपरटोनिक का मतलब ये हुआ कि इसमें पानी कम है, और सॉल्यूट यानी कि विलय जो है ज़्यादा है। विलय कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलय ज़्यादा है, पानी कम है, तो ये हाइपरटोनिक हो गया। और कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा है, तो फिर वही होगा, परासरण विधि से क्या होगा, ये पानी बाहर निकल जाएगा। अगर ये जंतु कोशिका होती तो पूरा कोशिका ही सिकुड़ जाती, जैसा कि आपने देखा था एक सवाल जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। क्योंकि ये पादप कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति नहीं सिकुड़ती है, लेकिन अंदर की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारे सिकुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण होता है मतलब इसके चारों ओर क्या है कि एक ही मेम्ब्रेन का आवरण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में 2 झिल्ली का आवरण होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में 2 झिल्ली का आवरण होता है, लवक के केस में 2 झिल्ली का आवरण होता है, लेकिन रसधानी और लाइसोसोम के केस में एकल झिल्ली का आवरण होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। रसधानी और लाइसोसोम इन दोनों के पास एकल झिल्ली का आवरण होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास, उसके बाद केंद्रक है, इन सब के पास जो है दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है। गलत वाक्य को ढूंढिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, ये सही है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। देखिए, जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, अब जानते हो काफ़ी पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, शक्तिशाली जो होते हैं वो पाचक एंजाइम्स होते हैं। वो सारे जो एंजाइम्स होते हैं, मान लो ये सारे जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स बनाते कौन है? ये एंजाइम्स बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। लेकिन इसको एक पैकेट के अंदर डालेगा कौन? इसको पैकेट के अंदर डालने का काम करता है ये गोल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम के बनने में ये RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, इन दोनों का रोल होता है। एंजाइम्स बनाने का काम जो है ये करते हैं, और इसको पैकेट के अंदर पैक करने का काम गोल्जी उपकरण करता है। तो ये सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में DNA होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। केंद्रक में तो DNA होता ही है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक इन दोनों के पास भी खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है, जिसकी मदद से ये अपना प्रोटीन बनाते हैं। तो ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इनमें ATP का उत्पादन होता है, सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, गलत है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य हम जनरली बोलते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। प्रद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो जब हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म बोले तो ये कोशिका द्रव्य, साथ में न्यूक्लियस, ये दोनों आते हैं। तो प्रद्रव्य का मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म में से आप न्यूक्लियस को हटा दो तो बाकी जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। सही वाक्य को ढूंढना है। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि RER से बने होते हैं। अब देखो, आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए वर्ड याद किया होगा हिंदी में, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखो यहाँ पर आप खुरदरी के स्थान पर एक नया वर्ड है रुक्ष। मतलब अलग अलग किताब में एक ही अर्थ के लिए हिंदी में अलग अलग शब्द मिलते हैं। मतलब इन लोगों के हिसाब से क्या है कि बेटा तू अब अलग से एक नोटबुक बना ले और वहाँ पर एक ही मीनिंग के लिए हिंदी के कितने सारे शब्द होते हैं वो सारे लिख ले। कहीं पर खुरदरी, कहीं पर रुक्ष। तो स्टूडेंट को अगर पता भी रहा ना,
फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। मान लो ये RER नहीं होता, यहाँ पर रुक्ष लिखा होता, तो स्टूडेंट सोचता अब ये रुक्ष का मतलब क्या है, खुरदरी है या फिर चिकनी है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता उसको। जबकि उसको ये पता होता कि हाँ लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से बने होते हैं, लेकिन यहाँ रुक्ष लिखा हुआ है। हिंदी माध्यम वालों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, जो हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर वो RER बनाते हैं। उसके बाद जो RER एवं SER, यहाँ पर है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। देखो लिपिड बनाने का काम मैंने आपसे कहा ये SER का है, प्रोटीन बनाने का काम मैंने आपसे कहा ये RER का है। यहाँ पर उल्टा बोल रखा है कि जो RER है ये लिपिड बनाता है और जो SER है ये प्रोटीन बनाता है, तो गलत हो जाएगा। अंतर्द्रवी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है, ये गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव में केंद्रकाव होता है। केंद्रकाव हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड को, और ये जो न्यूक्लियोइड है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, इनके अंदर देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोइड जो है एक्चुअल में वो स्थान है, ठीक है, वो स्थान है जहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है या फिर बोल दो जो DNA वो प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर तो प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है, तो ये भी गलत है। आंसर हमारा A हो जाएगा। कौन सा कोशिका अंकक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खास करके जो लिवर सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो ये SER होते हैं, इनका ज़्यादा रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। मतलब जो विषैले पदार्थ होते हैं या फिर जो औषधि है उनसे अगर टॉक्सिसिटी होने वाली है तो उसको खत्म करने का काम जो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका करती है, और खास करके लिवर सेल के अंदर। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड भी होते हैं। तो प्रोटीन बनाने का काम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। लिपिड बनाने का काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहाँ पर देखो गोल्जी उपकरण नहीं होगा, कोशिका झिल्ली नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। अब यहाँ हमें एक के साथ जाना है तो हम A आंसर को टिक मारेंगे। हालांकि लिपिड बनाने का काम SER का है, यहाँ ऑप्शन में केवल RER दे रखा है, कोई बात नहीं है, तो हम A के साथ चले जाएंगे। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर हम लोग तो बोलते नहीं है कि ट्रू न्यूक्लियस है ना। तो अभी मैंने आपसे कहा उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रकाव होता है। D हमारा राइट आंसर। न्यूक्लियोइड यहाँ पर जहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कोशिकांग जो सरल शर्करा को यानी कि सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने में शामिल है, तो ये काम है गोल्जी उपकरण का। गोल्जी उपकरण जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। जो गोल्जी उपकरण है ये सेल वॉल बनाने में भी इन्वॉल्व होता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी इन्वॉल्व होता है, और लाइसोसोम बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। इन तीनों चीज़ों के बनाने में इन्वॉल्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? राजधानी का कार्य जो है स्टोरेज का है, बिल्कुल सही। कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, कोशिका को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड कराना, ये भी इसका काम है। वैक्यूल का काम है राजधानी यानी कि वैक्यूल। स्टोरेज का काम है जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, ये भी इसका काम है। गमन यानी कि लोकोमोशन, ये इसका काम नहीं है। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। अमीबा के अंदर आपने देखा था कि अमीबा पहले स्यूडोपोडिया बनाता है, फिर फूड को अंदर देता है, फूड वैक्यूल बनाता है यानी कि खाद्य राजधानी बनाता है, तब जाकर उसका ब्रेकडाउन करता है। तो पहले वो फूड को कोशिका के अंदर लेता है यानी कि एंडो, तो पहले फूड को वो अंदर की ओर लेता है यानी कि एंडो, किसके अंदर,
कोशिका के अंदर, तो साइटो उसके बाद वो तोड़ता है तो सिस। एंडोसाइटोसिस, वो फूड को कोशिका के अंदर लेता है तब जाकर के उसको तोड़ता है, यानी उसका ब्रेक डाउन करता है। इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, अंतःकोशिकता। अंतःकोशिकता। निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोस यानी कि सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज, किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, नहीं बनी है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो हाइड्रिला प्लांट है, आम वृक्ष प्लांट है, कैक्टस प्लांट है, जीवाणु नहीं है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज के बनी होती है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट के मदद से ही, सिल्वर नाइट्रेट के मदद से ही जो कैमिलो गोल्जी थे उन्होंने गोल्जी उपकरण की खोज की थी। बी हमारा राइट आंसर। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, तो मैंने जस्ट अभी आपसे कहा कि जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना है, लवक के पास भी अपना है और केंद्रक के पास तो है ही, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है, किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? ये कहा जाता है हरित लवक को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसमें होता है, भोजन इसमें बनता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, यानी कि लिपिड का निर्माण कौन करता है? तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसका काम है लिपिड बनाना, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम है प्रोटीन बनाना। हमसे क्या पूछा है लिपिड के बारे में, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए, बी नहीं, ए हमारा राइट आंसर। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसमें ये तीसरा पॉइंट है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है, और ये बात कही रुडोल्फ विर्चो ने। लेकिन सबसे पहले कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दो वैज्ञानिक थे, शिल्डन एंड श्वान, यहाँ लिखा है श्लाइडन एंड श्वान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहली बार कोशिका सिद्धांत दिया। बाद में उसमें एक और स्टेटमेंट को ऐड किया गया जो कि था रुडोल्फ विर्चो का, और वो यही था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से ही होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक यानी कि कोशिकांग है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें आपको सेल ऑर्गेनेल के नाम पर केवल और केवल राइबोसोम मिलता है, केवल और केवल राइबोसोम मिलता है, बाकी कोई नहीं, ये सब कुछ नहीं। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यहाँ पर भित्ति काट दो, भित्ति तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर होनी चाहिए झिल्ली, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है तो राइबोसोम, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा ना, माइटोकॉन्ड्रिया, जो लवक है, केंद्रक है, इनके पास 2 आवरण युक्त झिल्ली होती है। लाइसोसोम राजधानी में देखा कि 1 आवरण युक्त झिल्ली होती है। गोल्जी उपकरण में भी 1 आवरण युक्त झिल्ली होती है। हरित लवक केंद्रक में 2 आवरण युक्त झिल्ली होती है। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती है, एक भी नहीं, ये मेम्ब्रेनलेस है। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो तो बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको पैकेट में पैकिंग का काम करते हैं गोल्जी उपकरण, तो बी हमारा राइट आंसर। सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। सजीव कोशिकाएं खोजी गई ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जो मृत कोशिका थी, डेड सेल थी, इसको ढूंढा रॉबर्ट हुक ने। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है ये दिया, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, लेकिन प्रोटोप्लाज्म की खोज की डुजार्डिन ने, प्रोटोप्लाज्म की खोज की डुजार्डिन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज की, केंद्रक की खोज की। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। बिल्कुल प्रभावित होती है। इसमें जो पदार्थ घुले हुए हैं वहाँ से ये पता चलेगा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो बिल्कुल प्रभावित जो है जल की गति हो जाएगी। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं, ये भी सही है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो बने होते हैं प्रोटीन और लिपिड से। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, ये भी सही है। पादपों में कोशिका झिल्ली में कैटीन शर्करा होती है, तो कैटीन शर्करा जो है ये आपको कहाँ मिलेगा?
ये मिलेगा कवक के कोशिका भित्ति में। कवक के कोशिका भित्ति में काइटिन होता है, यानी काइटिन से बना हुआ कवक की कोशिका भित्ति होती है। यहाँ कोशिका झिल्ली की बात की गई तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन, लिपिड ये सारे होते हैं, और पादप के कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है। इसको बनाते हैं। ए और बी में मिलान कीजिए। ए और बी में मिलान करना है। देखो यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो ए के साथ 4 जाएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं, तो इसके साथ 5 जाएगा। केंद्रकाव, केंद्रकाव हम लोग किसको बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियोइड, जो मैंने आपसे कहा प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, यानी कि जीवाणु के अंदर, तो इसके साथ 3 चला जाएगा। खाद्य रसदानी यानी कि फूड वैक्यूल, जो कि बनाता है अमीबा, तो इसके साथ 1 चला जाएगा। क्रोमैटिन सामग्री और केंद्रिक, केंद्रिक यानी कि न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस ये केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियोलस ही है जो राइबोसोम को बनाता है, तो इसके साथ 2। पादप के उन विभिन्न भागों के नाम लिखिए जिनमें वर्ण लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट और अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट ये आपको मिल जाएगा फ्लावर के अंदर। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलर प्रोवाइड करता है, रंग प्रदान करता है। तो फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर जो रंग प्रदान करता है वो क्रोमोप्लास्ट है। हरित लवक आप जानते ही हो, हरित लवक जो है पत्तियों में, और ल्यूकोप्लास्ट ये रूट्स के अंदर। उन अंगकों का नाम लिखिए जो नीचे लिखे वाक्यांशों से संबंधित दिखाते हैं, वाक्यांशों से संबंध दिखाते हैं। कोशिका के अभिगमन चैनल, कोशिका के अभिगमन चैनल आई थिंक पहला ही सवाल था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जालिका, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई, पैकिंग करने का काम जो है ना ये गोल्जी उपकरण का होता है, यानी कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। जैसे हमने देखा लाइसोसोम के लिए एंजाइम बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको पैक करता है कौन, गोल्जी बॉडी। कोशिका की पाचक थैली लाइसोसोम, कोशिका की संग्रह थैली वैक्यूल रसधानी, कोशिका का किचन क्लोरोप्लास्ट, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। प्याज के छिलके की कोशिका से जीवाणु कोशिका कैसे भिन्न है। जीवाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, प्याज के छिलके की जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है। अब एक सवाल ये देखो आप, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं। मैंने आपसे कहा जल का कोशिका के अंदर आना जाना ये होता है ऑस्मोसिस के जरिए, परासरण के जरिए, जबकि गैसों का आदान प्रदान जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका अंदर आना बाहर जाना ये होता है डिफ्यूजन के जरिए, यानी कि विसरण विधि के द्वारा। तो विसरण में हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली के। तो आप ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण परासरण कहलाता है, ये भी डेफिनेशन आप दे सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।